नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज आपके लिए कोरोना से जुड़ी बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आ चुका हूं वर्ल्ड के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार जी के पास में। और दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि आखिर ये भारत के अंदर थर्ड वेव जो डॉक्टर संजीव कुमार जी ने हमसे कही थी कि वो आने वाली है, फिर वो क्यों नहीं आई। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों हुआ? सर, एक तो 100 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो गए। दूसरा, अगर जंगल में 100 पेड़ थे, 10% लोग तो पहले ही वेव में इन्फेक्ट हो गए थे और इम्यूनिटी बना लिए थे। बाकी बचे हुए सारे के सारे सेकेंड वेव में इन्फेक्ट हो गए थे। जब लोग बचे ही नहीं हुए हैं तो थर्ड वेव आएगी कहाँ से? लेकिन सर, अभी देखिए, अब रूस के अंदर वैक्सीन होने के बावजूद वहाँ धड़ाम है, वहाँ ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर और बाकी कई सारी कंट्रीज़ हैं, कनाडा, ब्राज़ील, सर कंटिन्यूसली वहाँ पे बना हुआ है। और थर्ड वेव वहाँ पे, थर्ड वेव क्या सर, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, पता नहीं क्या क्या कुछ बोला जा रहा है। तो वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर एक दुख की बात है और एक खुशी की बात है। खुशी की बात है थर्ड वेव नहीं आ सकती। दुख की बात यह है कि अगर आप इन सारे बाकी कंट्रीज़ की अगर आप ग्राफ देखें तो जब पहली वेव आई थी तो कोई बचा नहीं पाया था, पर सेकेंड वेव में उनके मेजर्स हमारे मुकाबले बहुत अच्छे थे। हमारी सेकेंड वेव देखिए तो पहली वेव के मुकाबले 4-5 गुना लोग इन्फेक्ट हुए थे। अमेरिका में या डेवलप्ड नेशंस ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के उनके सेकेंड वेव में जो लोग इन्फेक्ट हुए थे वो थे कम, पहली वेव के मुकाबले सिर्फ डबल। अब वो बचे हुए जो लोग जिनको कुछ वैक्सीनेट हुए, कुछ लोगों ने मना कर दिया हम वैक्सीन नहीं लेते, और कोरोना वायरस भी बदला, इस वजह से थर्ड वेव फोर्थ वेव उनके यहाँ आएगी। सच बात तो यह है कि ना कोरोना का कभी इलाज था और ना जल्दी से कोई इलाज बनेगा। नॉर्मल ऊपर वाले ने, भगवान ने जो आपको इलाज दिया है वो बॉडी के अंदर कोरोना आने के बाद आप खुद इम्यूनिटी बनाओगे, चाहे वो वैक्सीन से बनाओ, चाहे हिम्मत से बनाओ, चाहे खाने से बनाओ। आप वैक्सीन जो नॉर्मल इम्यूनिटी बॉडी के अंदर बनाओगे उसी से बचेंगे। जो सेकेंड वेव में इंडिया इतना ज़्यादा इन्फेक्ट हो गया था और इतना ज़्यादा इम्यून हो गया था कि अब थर्ड वेव आने के चांसेस कम है, पर 6 महीने में ये इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इसलिए हमारे शासन को, प्रशासन को जल्दी ही वैक्सीन के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब क्या, या तो ये कहें कि अब हम लोग सुरक्षित हो चुके हैं, क्योंकि सर अब तो बहुत ही कम केसेज आ रहे हैं। तो इस मामले में क्या कहेंगे कि वास्तव में अब तो ठीक है मामला? तो कोरोना अपने काम पे लगा हुआ है, उसको जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई शरीर चाहिए और वो अपनी मल्टीप्लिकेशन में लगा हुआ है और हमारी बॉडी इम्यूनिटी बनाने में लगी हुई है। कोरोना चेंज हो रहा है, जैसे जैसे वेरिएंट्स अल्फा से डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा प्लस वेरिएंट्स आ रहे हैं, वैसे वैसे इम्यूनिटी की ताकत कम होती जा रही है। आप देखेंगे 6 महीने के बाद जब हमारी इम्यूनिटी कम होने लगेगी तब कोरोना के केसेस फिर बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस टाइम पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सर, वैक्सीनेशन का तो ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन रसिया ने तो सर सबसे पहले डेवलप कर ली थी वैक्सीन, और उसके बाद में सर आज हालात क्या हैं? सर बर्बाद वाली स्थिति पहुंच चुकी है वहाँ पे। उनके पास जो अब केसेस बढ़े हैं उसके 2 कारण हैं। वो लोग जो ओल्ड हैं, जो बचे हुए हैं, उनकी जो क्लाइमेट ऐसी है, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी ऐसी है। हमारे इंडियंस की उनके मुकाबले इम्यूनिटी एक तो ज़्यादा है, दूसरा उनकी वैक्सीन की एफिकेसी सिर्फ 60% थी। उन्होंने फटाफट अप्रूवल लेकर के उन्होंने सबको वैक्सीन लगा दी। जबकि आप देखिए हमारी इंडियन वैक्सीन की जो वैक्सीन की एफिशिएंसीज़ हैं वो आज वर्ल्ड भी मानता है कि वो 90% है, जबकि अमेरिकन वैक्सीन की एफिशिएंसी 95% तक गई है। तो इंडिया रशिया की वैक्सीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सर, इफिकेसी की जो बात होती है, भारत की वैक्सीन इतनी अच्छी थी, सर WHO ने क्यों जल्दी परमिशन नहीं दी? क्या वहाँ पे कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसीज चलती रहती हैं? और फिर ऐसे कहा गया कि मोदी से जब टेड्रोस की मुलाकात होती है उसके बाद में वो वैक्सीन अप्रूवल हो जाती है। तो सर क्या वहाँ पे कोई ना कोई इफेक्ट चल रहा था ऐसा? सर, हमारे हिंदुस्तानियों की गलती है, हम रूल्स नहीं फॉलो करते। अगर वहाँ पे वो लोग एक भी चीज़ करते हैं, एक भी केस देखते हैं तो उनको रिपोर्ट करते हैं। हमारे इंडिया में रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत ख़राब है। हम लोग वैक्सीन को जिस वक्त टेस्ट कर रहे थे तो उसके डाटा को पब्लिश करने से पहले फटाफट उस वैक्सीन को डेवलप करने में और सेल करने में लग गए। तो जिन वैक्सीन कंपनियों ने वैक्सीन बनाई भी, उन लोगों ने कहा फटाफट लगा लें, हम लोग फटाफट पैसे कमा लें, और उसका डाटा प्रेजेंट करने में डिले कर दिया। इसीलिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया। वैक्सीन है इफेक्टिव, है भी सेफ। हमने देखा कि जब लोगों को वैक्सीन हो जाती है तो कोरोना का जो इंटेंसिटी है कम हो जाता है। आप कहेंगे वैक्सीन के बाद भी लोगों को इन्फेक्ट हुआ, बट आप देखिए वैक्सीन के बाद वाले लोग मरे कितना। बहुत कम चांस है कि अगर आपको वैक्सीन लग गई हो टाइम से और आपको इन्फेक्शन हुआ हो तो आपके मरने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो हमारी
जो प्रणाली है, जो हमारी जो तरीका है हमारा दुनिया को प्रेजेंट करने का, वो गलत था। इसीलिए हमारी वैक्सीन को अप्रूवल बाद में मिला। सर जो बात मैं पूछना चाह रहा हूँ वो तो आप बता नहीं रहे। बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सर फार्मा माफिया वहाँ पे सक्रिय था, इंटरनेशनल फार्मा माफिया, जो इंडिया की टेक्नोलॉजी को, जो हमारे साइंटिस्टों ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी उसको वो लोग पीछे धकेलने में लगे हुए थे। तो क्या ऐसा होता है सर इंटरनेशनली, या आप मानते हैं या नहीं मानते इस बात को? मैं ये मानता हूँ कि फार्मा इंडस्ट्री के पास इतने सारे पैसे होते हैं, इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं कि वो रूल्स को चेंज कर सकते हैं, बट फाइनल उनको पास तो करना ही पड़ता है। थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है, हमारे पास कम थे पैसे, और कारण क्या था, अमेरिका हर चीज़ हमको ये कह के बेचना चाहता है, या हम ऐसा समझते हैं कि ब्रिटिश, अमेरिकन, जापानीज़, जर्मनी की जो चीज़ें हैं हमारे से बेहतर हैं। ऐसा नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री का डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये बताने को कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है, बट सच्चाई, ग्राउंड रियलिटी, प्रूवन के हिसाब से अगर आप नंबर भी देखें तो 100 करोड़ वैक्सीन होने के बाद भी डेथ रेट गिनती पे, आप उंगलियों पे गिन सकते हो, 8 या 10 से ज़्यादा लोग वैक्सीन से नहीं मरे। हमारी वैक्सीन बहुत सेफ और बहुत इफेक्टिव है, और आपको इस चक्रों में नहीं पड़ना कि अमेरिकन वैक्सीन आएगी तभी हम लगाएंगे। आप भारत की वैक्सीन लगाइए, बहुत अच्छी है। सर WHO वही संस्था चाइना वाली सिनोवैक को मंजूरी दे देती है बहुत ईजी वे में, तो सर मान लिया जाए कि वास्तव में कुछ तो था वहाँ पे ऐसा कि पैसों से सारा काम खेल होता है वहाँ पे? बिल्कुल मानूंगा। अगर मुझे कोई चाइनीज़ वैक्सीन लगाने को आए, मैं हाथ जोड़ लूँगा। 60% सक्सेस रेट वाली वैक्सीन मैं नहीं लगाना चाहता हूँ। चलिए सर, वो तो आप नहीं लगवाना चाहते। अब सर बात आती है बच्चों वाली वैक्सीन पे, और अभी जो माता पिता हैं वो भी सर आपकी तरह शंकालु हो रहे होंगे इस बात को लेके कि जो वैक्सीन आने वाली है क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो भारत के बच्चों के ऊपर कैसा इफेक्ट करेगी, और वास्तव में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो उस पर सर आप क्या कहेंगे? आजकल बच्चों के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं कि वैक्सीन से कितना प्रोटेक्शन होगा, क्या बच्चों को वैक्सीन देनी चाहिए। एक बात तो बड़ी अच्छी है कि बच्चों को कोरोना होता ही बहुत कम है। अगर ऐसा नहीं होता तो सेकेंड वेव के टाइम में बहुत सारे एडल्ट्स के साथ कुछ ना कुछ बच्चों की भी मौत होती। पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स इन्फेक्शन होकर के बच्चे वहाँ पे जाके एडमिट होते, ऐसा बहुत कम देखा गया। इसलिए जो बेनिफिट बच्चों में 18 साल से कम वाले बच्चों में वो बहुत कम मिला, इसलिए वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उस एज में नहीं है। दूसरा, डरने की बात नहीं, कोरोना बहुत ज़्यादा बच्चों को इन्फेक्ट करता नहीं। तीसरा, वैक्सीन लगाने के बाद 2 या 3 ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स मिले बच्चों में, जैसे कि इन्फ्लेमेशन, बॉडी के अंदर गर्मी आ जाना, या न्यूरो डेवलपमेंट, थोड़ी सी ग्रोथ में इफेक्ट आ जाना। ये 2 बहुत शंका के, अगर कोई माँ बाप हैं तो वो अपने बच्चों को ऐसी वैक्सीन नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट्स पक्के नहीं आए हैं। इसलिए इंडिया ने इनको अप्रूव नहीं किया, इंडियन वैक्सीन को 18 साल से छोटे में। 5 साल से 18 साल के बीच में अमेरिकन वैक्सीन, BNT वैक्सीन अप्रूव हो गई है, बट बहुत कम लोग उसको अभी भी मान रहे हैं, लगा रहे हैं। मेरे कहने के हिसाब से अगर बच्चे के अंदर इम्यूनिटी ताकत कम है, कमज़ोर रहता है, बार बार इन्फेक्ट हो जाता है, और उसको कोरोना होने से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है, ऐसे बच्चों को वैक्सीन लगा देनी चाहिए। जो लोग हेल्दी और अच्छे सेहत वाले बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं, उनको वैक्सीन अभी जब तक रिजल्ट नहीं आते जब तक रुकना चाहिए। अच्छा सर, इसके साथ ही कुछ जो किडनी के पेशेंट्स हैं, लीवर के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, वो भी सर डरे हुए हैं कि वास्तव में उनको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। आज भी वो लोग डर रहे हैं, तो सर उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर आप मेरे को, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर एक लीवर वाला, एक किडनी वाला, डायलिसिस वाले बंदे को कोरोना होता है और एक नॉर्मल बंदे को कोरोना होता है, तो 2 में से मरने का चांस किसका ज़्यादा है? मरने का चांस उसका ज़्यादा है जो कमज़ोर है। अगर आपकी डायलिसिस होती है और आपको कोरोना हो गया गलती से, तो आपके मरने का चांस ज़्यादा है। ऐसे लोगों को कोरोना वैक्सीन से बेनिफिट भी ज़्यादा है, क्योंकि वो आपको बचाएगी। इसलिए जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, जब उनको हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाते हैं तो उनको बूस्टर्स डोज एक्स्ट्रा देते हैं हर 6 महीने, उनको बचाने के लिए। इसलिए कोरोना वैक्सीन एक्चुअली बूस्टर डोज के साथ देनी चाहिए। जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिन लोगों को इम्यूनिटी ख़राब है, जो लोग वेरी एल्डरली हैं, जैसे 65 से अबव, जिन लोगों को किडनी या लिवर की प्रॉब्लम्स है, जिनको स्ट्रोक है या हार्ट अटैक है, इन लोगों को वैक्सीन लगाने से ज़्यादा बेनिफिट है, कम बेनिफिट नहीं है। और ये सह सकते हैं वैक्सीन, 100% सह सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है, अगर आप हेल्दी नहीं है, अगर आपको बुखार आ रहा है, अगर आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, सांस फूल रहा है, तो वैक्सीन तभी लगाओ जब तक आप ठीक ना हो जाओ। डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद ही आप वैक्सीन लगवाओ। आपने कहा कि जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं उनकी कुछ जांचें होनी चाहिए। अब गाँव के अंदर हमें इस वैक्सीनेशन को पहुंचाना है, सर इतने सारे लोगों की क्या पहले जांचें होनी ज़रूरी हैं? तो ये जांचों का भी एक माफिया बन गया है।
इतने टेस्ट हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एक एक परिवार ने 2-2, 3-3 हज़ार रुपये खर्च कर दिए टेस्टों के ऊपर। इतना अमीर नहीं है हिंदुस्तान कि हम लोग इतना रेवेन्यू ख़राब करें। तो आप एक चीज़ मानिए, अगर आप अपने आप को सवाल पूछिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, मुझे बुखार नहीं है, मुझे चलने फिरने से सांस नहीं चढ़ता, मेरे को दर्द नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छा सोता हूँ, तो आप मेरी नज़र में बिल्कुल स्वस्थ हो। ऐसा आदमी वैक्सीन ले सकता है। वैक्सीन को घर घर तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को ये ज़रूरी था कि हम स्टार्टिंग में वैक्सीन सिर्फ उन लोगों को दें जिनको हमने खुद टेस्ट कर लिया हो। पर क्योंकि वैक्सीन इतनी सेफ़ निकली कि अब कोई भी एक नर्स, एक स्टाफ जा कर के वो वैक्सीन लगा ले रहा है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे, इसलिए गांव-गांव तक, घर घर तक पहुंचने के लिए अब हम लोगों ने ये पॉलिसी अपनाई है। आप अपनी सेफ्टी के लिए एक चीज़ याद रखिए, अगर घर में वैक्सीन वो लगाने वाला आया है तो आपको ज़रूर अपने आप से पूछना है कि अगर घर में कोई बीमार है तो उसको वैक्सीन मत दिलाइए। आप उनको बता दीजिए कि हमारे को ये बंदा बीमार है, जब तक ये ठीक नहीं होगा जब तक हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बीमारी में वैक्सीन लगाने से प्रॉब्लम यह है कि हमको ये नहीं पता चलेगा वो साइड इफ़ेक्ट बीमारी का हो रहा है कि वैक्सीन का हो रहा है। इसलिए जब तक आप स्वस्थ महसूस करें तभी वैक्सीन लगाएं, नहीं तो वेट करें, चेकअप कराएं या टेस्ट कराएं। तो कहने का मतलब है कि सर तमाम तरह के लोगों को वैक्सीन लगा लेनी चाहिए, और क्या हमें इस वैक्सीन के साथ ही अभी रहना पड़ेगा या किस कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा आगे? अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कोरोना जाएगा, तो मैं ये कहता हूँ कोरोना कभी भी नहीं जाएगा। तो क्या ये बड़ी दुख भरी खबर है? नहीं। आप धरती पे जितनी भी बीमारियां मैंने आज तक पढ़ी सारी अभी भी यही हैं। आपने टीबी देखा, काली खांसी देखी, पर्ट्यूसिस देखा, जो भी बीमारियां, पोलियो देखा, टेटनस देखा, टाइफाइड देखा, मलेरिया देखा, बोलो एक बीमारी जो ख़त्म हो गई हो धरती से? बीमारियां रहती हैं धरती पे, अल्टर हो के आती रहती हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिन बीमारियों पे हम लोग काबू पा लेते हैं, हमारी दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव हो जाती हैं, उनको हम वैक्सीन से दबा लेते हैं, उनको बीमारियों को आने ही नहीं देते। तो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन स्कीम में जब आप 8-8, 10-10 वैक्सीन आजकल लगा रहे हो, हेपेटाइटिस बी की भी लगा ले रहे हो, इन्फ्लुएंजा की भी बच्चों को लगा दे रहे हो, आने वाले टाइम में कोविड भी ऐसे ही लगाया जाएगा और लोग सिर्फ इसकी यादों के साथ जिएंगे और एडल्ट्स को ये नहीं हुआ करेगा। तो सर अभी भी ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जिनसे इस कोरोना की, चूंकि बीमारी अभी भारत में ग्राफ तो गिर चुका है, साथ ही आप कह रहे हैं कि वैक्सीन केवल 6 महीने तक ही काम कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में सर हर आदमी को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए क्या कुछ घरेलू तरीके से भी हम बात कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है हॉस्पिटलों में सारी चीज़ें नहीं कर लेनी चाहिए, उसके लिए क्या कहेंगे सर? सर हमारा सबसे पुराना वर्ल्ड का कल्चर है। कई हज़ार साल पुराने टाइम तक हमने अपने खाने को, अपने खाने के हैबिट्स को, अपने सोने के हैबिट्स को इवैल्यूएट किया और उसको कल्चर में अपनी दादी से, बेटी से, पोती से आने को दिया उस कल्चर को। आप देखिए जो लोग 8 आवर्स का रेस्टफुल स्लीप लेते हैं वो लोग काफ़ी हेल्दी रहते हैं। जो लोग नियम से, टाइम से अपना भोजन कर लेते हैं, स्किप नहीं करते मील, जो लोग नेचुरल फूड खाते हैं, जो हमारा कल्चर बताता है। साउथ इंडिया का कल्चरल फूड अलग है, ब्रिटिशर्स का कल्चरल फूड अलग है, हमारे नॉर्थ इंडिया में कल्चरल फूड अलग है, और नेचर के हिसाब से एवरी सीजन में कल्चरल फूड भी बदल जाता है। स्टिक टू योर कल्चर। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया जैसे ही हुआ, जैसे ही हम लोग बन्स, बर्गर्स, ब्रेड्स और ये सब प्रिजर्व फूड्स खाने लगे, हम लोग ज़्यादा बीमार होने लगे। आपने कभी हार्ट अटैक सुना था इंडियन पॉपुलेशन में? आज आने में इंडियन पॉपुलेशन 2 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक होती है अमेरिकन्स के मुकाबले, जबकि वो हमसे ज़्यादा मोटे हैं। तो ये कब हुआ? जब हमने उनका कल्चर अपना लिया। क्या आपने कभी किसी अंग्रेज को धोती डाले हुए देखा है? आपने हिंदुस्तानियों को तो टाई डालते हुए देखा है। अब आप पूछोगे मैंने ये कल्चर क्यों अपना लिया? क्योंकि ये जैसे यूबिक्विटस हो गया, सब लोगों ने अपना लिया, हम लोगों ने भी अपना लिया। कुछ हद तक हम लोगों को अपने कल्चर में वापस लौटना पड़ेगा। हमको अपने कल्चर के फूड, अपने कल्चर के हिसाब से, जैसे ज़मीन पे बैठ के खाना खाना, हाथ से खाना खाना, गर्म पानी पीना, नमक की क्वांटिटी कम रखना, डोसा, इडली या जो कल्चरल फूड्स, जो नेचुरल फूड्स आते हैं उनके ऊपर रहना, इससे इम्यूनिटी अच्छी रहती है और उसी को फॉलो करिए। सर चूँकि आप भी एक पेरेंट हैं और सर अपने बच्चों को, अपने परिवार के लिए, सर इस बीमारी से बचने के लिए अब आप कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं और आगे अपनाने वाले हैं? इस दुनिया में अगर किसी भी इन्फेक्शियस एक चीज़ से दूसरी चीज़ फैलने वाली चीज़ को अगर आपको बचाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट अगर आपको रखनी है तो वो है हैंड वॉशिंग। अगर हैंड वॉशिंग का ये मतलब नहीं कि हर 15 मिनट जाके आप हैंड वॉश करो। अगर ऐसे करोगे तो आपका हाथ ही ख़राब हो जाएगा।
अगर आप हैंड सैनिटाइजर्स बार बार यूज़ करोगे, ये मजबूरी है, ये हॉस्पिटल्स के लिए ठीक है, ये आपके घर के लिए ठीक नहीं है। ऐसे ऐसे भी मैंने लोग देखे जो बेडों के ऊपर सैनिटाइजर्स छिड़क रहे हैं, घरों में सैनिटाइजर्स लगा लिए हैं। ये गलत है। आपको सिर्फ साबुन और पानी से हैंड वॉश करना है। लोग सब्जियों को भी सैनिटाइजर्स के अंदर डुबो रहे हैं, नहीं, सिर्फ पानी से सब्जियां धो लीजिए तो बहुत है। कोरोना बहुत डेलिकेट वायरस है, इमीडिएटली मर जाता है। अगर मैंने किसी सरफेस को छुआ है तो ही मेरे को इन्फेक्शन होगा। तो आप जितनी बार एक पेशेंट को छूते हैं या आप जितनी बार एक कंटेमिनेटेड सरफेस के कांटेक्ट में जाते हैं, उतनी बार हाथ धोइए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो पहला लॉ ये है कि आपको इन्फेक्शन नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, और आप लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो डॉक्टर संजीव कुमार जी ने हमें बताया है वो चीज़ें आम जनता तक पहुंच सकें और वो भी बड़े इजी तरीके से इस बीमारी से बच सकें। डॉक्टर साहब धन्यवाद।